हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं बच्चा पार्टी आप लोग। मैं आपका प्रिंस यागी, फिजिक्स मेंटर। तो बात करते हैं आज सेकंड पार्ट की, जो कि वेक्टर के बारे में। कल हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी वेक्टर के नाम से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, जो 11th क्लास के सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि 11 में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट 12th और 12th के बाद जितने भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं हर जगह इम्प्लाई होता है। तो अगर हम बात करें तो कल हमने वेक्टर 1 पढ़ लिया था। वेक्टर 1 के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे, और साथ के साथ हमने डायरेक्शनल एनालिसिस पढ़ी थी। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था, ऐसा होमवर्क अगर आप लोगों को याद हो। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कैन 3 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बी कंबाइंड टू गिव 0 रिजल्टेंट। तो इसका आंसर आप लोगों ने, मुझे पूरा भरोसा है कि जाके स्टडी करी होगी, क्योंकि देखिए जो बच्चा सीरियस है वो स्टडी जरूर करेगा। तो जिस बच्चे ने निकाला होगा, तो सही और गलत दोनों को अभी बता दिया जाता है कि अगर 3 वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, उन्हें जब हम जोड़ते हैं तो 0 रिजल्टेंट आता है। लेकिन कब? जब वो एज इन द साइड ऑफ अ ट्राइंगल काम करते हैं। समझे मेरी बात? ये ट्राइंगल की साइड क्या है, ये सेम ऑर्डर क्या है, सब चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि जो वेक्टर क्वांटिटी है ये स्पेशल क्वांटिटी है। इसे सिंपल एल्जेब्रिक टर्म से या सिंपल एल्जेब्रिक लॉज से आप ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल लॉज लगेंगे। तो उन्हीं लॉज को विस्तार में पढ़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। तो देखिए वेक्टर का, देखिए ये आपकी इंस्पिरेशन, मेरी इंस्पिरेशन, हम सबकी, मोस्टली मेजॉरिटी लोगों की इंस्पिरेशन है। इनसे पॉजिटिवनेस मिलती है। तो जय नीम करोली वाले बाबा। थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे एक हेडिंग है, एक्चुअल में क्वेश्चन गिवन नहीं है। भैया तुमसे इतनी सी बात कहता है क्वेश्चन कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर और अ स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब कि यदि तुम्हारे पास लेट ए बी द वेक्टर, कि ए एक वेक्टर है, कि ए कोई वेक्टर है। अब सपोज करो कि लैम्डा नाम का कोई नंबर या कोई स्केलर क्वांटिटी। चलो एक काम करो, एक बार में एक चीज समझते हैं। हम लोगों ने क्या करा कि लैम्डा नाम का कोई नंबर है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। लैम्डा नंबर नाम का कोई नंबर है और आप लोगों से बोला गया है कि ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपने इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, लैम्डा ए। तो याद रखिएगा इसका डायरेक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी सेम। तो डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। देख लो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। अब एक बात और देखिएगा, डायरेक्शन तभी सेम रहेगा जब वैल्यू पॉजिटिव है। कहने का मतलब कल को तुम इसे +2 से ए वेक्टर को क्या करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, तो आप लोग यहां पे क्या देखेंगे कि डायरेक्शन कैसा है, सेम है। लेकिन अगर माइनस कर रहे हैं तो एक बात को जानना कि इसका मैग्नीट्यूड यहां पे सेम तो है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, डिफरेंट है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना कि रियल नंबर के केस में ये चीजें होती रहती है। और यहाँ पे जो इसकी यूनिट होगी, इस बात को भी लिख सकते हो आप, बहुत अच्छी लाइन है कि यूनिट विल बी सेम, यूनिट नहीं बदलेगी। सर ऐसा क्यों? भाई कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू की यूनिट नहीं होती, 1 2 3 4 की कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दोबारा से ए नाम का एक वेक्टर है, ए नाम का एक वेक्टर है, और आपसे कहा कि बीटा कोई स्केलर क्वांटिटी है। अब सपोज करो, मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल की बात करें हम लोग, फॉर एग्जांपल P वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर, मतलब P इज कॉल्ड मोमेंटम, m इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी विच इज यूज टू इंटर या इन्फर व्हाट मास, v इज फॉर वेलोसिटी। तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिल क्या रहा है, वेक्टर। तो यहाँ पे भी याद रखना कि जो यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये देखो अभी प्लस माइनस लग जाने पे डायरेक्शन थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन जो v का डायरेक्शन है वही p का डायरेक्शन रहेगा। लेकिन
but the main condition in this unit will not be same, unit will not be same, यूनिट बदल जाएगी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के पास अपनी यूनिट होगी, अगर होगी तो बदल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं बदलेगी। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे की तरफ चलते। देखिए अभी तक हम लोगों ने इतनी बात जानी कि ऑपरेशंस होते हैं, लाइक पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा या फिर डिवाइड होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ये कुछ तरह की क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन है। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि यार वेक्टर को ऐड करना है, तो सबसे पहली बात वेक्टर एक स्पेशल तरह की क्या है, क्वांटिटी है, आप इसे सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते। तो फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने इसके लिए दो मेथड निकाले हैं, ग्राफिकल मेथड और दूसरा एनालिटिकल मेथड। लग रहे हैं ना कुछ हार्ड से कि सर कुछ होगा, नहीं, देखो बहुत सिंपल है, तरीके से आप एक बार समझ लोगे। ग्राफिकल मेथड आप कह सकते हो कि ये केवल और केवल आपको ज्योमेट्री देता है, ये आपको बताता है कि लॉज की ज्योमेट्री क्या है, लॉज के अंदर कौन सी फिगर्स यूज होंगी, कौन से पॉलीगन यूज होंगे। आप एनालिटिकल की बात करें तो ये न्यूमेरिक वैल्यू देता है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किससे आता है, एनालिटिकल मेथड से। अभी आप समझेंगे सारी चीजों को। तो ग्राफिकल मेथड बेसिकली होता क्या है, ये तो आपकी सिंपल बात थी। ग्राफिकल मेथड के अंदर 3 लॉज आते हैं, उन्हीं 3 लॉज की मदद से हम इन चीजों को क्या करते हैं, सॉल्व। सबसे पहला ट्राइंगुलर लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा पॉलीगन। मेरी एक बात को जान लेना, ये दोनों जब ही अप्लाई होंगे जब यहाँ पे 2 वेक्टर गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे, 2 वेक्टर। और ये तब अप्लाई होगा जब मैनी वेक्टर्स आर गिवन। मैनी समझते हो, यहाँ पे एक शब्द लिखा है, वो शब्द क्या है, पॉलीगन। पॉली मतलब मैनी, तो मैनी वेक्टर्स अवेलेबल होंगे। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो ये है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। एक्चुअली में एडिशन किस तरीके से हो सकता है, तो सबसे पहला जो तरीका आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं विच इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब आप पढ़ो, आप इसी तरीके से पढ़ सकते हो। यहाँ लिखने का उद्देश्य क्या है कि हर बार बच्चा बोलता है कि सर आप अपनी हैंडराइटिंग में लिख के चल जाते हो, मे बी हमें नहीं समझ आता, हमें चाहिए लिखा हुआ, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। When the two vectors are represented as two sides of the triangle with the order of magnitude and the direction, then the third side of the triangle represent the magnitude and the direction of the resultant vector। कहने का क्या मतलब है, देखने में बहुत कुछ हार्ड लग रहा होगा, शब्द आ रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिंपल भाषा में मैं तुम्हें समझाऊं तो ये कह रहा है कि भाई 2 तरीके के वेक्टर है, मान ले ए और बी। अब तुम्हें इसे ऐड करना है तो तुम सिंपली ए प्लस बी तो करोगे नहीं कि सर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, इन्हें ऐड करो और वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे हमने स्पेशल दर्जा दे रखा है, स्पेशल कोटा दे रखा है इसे वेक्टर, जो 370 को था जो हट गया, आपको पता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तो मैंने ए को एक साइड माना किसकी, ट्राइंगल की, बी को दूसरी साइड माना किसकी, ट्राइंगल की। अब यहाँ पे कहना ये एक आसान होगा कि जब कभी ये लॉ बनाया गया होगा तो उन्होंने सिंपल सी बात बताई कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, 2 साइड आपने ए और बी मान ली, तो इन्हें ऐड करने का क्या तरीका था कि इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे इनका रिजल्टेंट लिख दो। लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी, सबसे पहली कंडीशन, ये दोनों वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन होने चाहिए। कैसे ज्वाइन होने चाहिए, हेड टू टेल ज्वाइन होने चाहिए, बात लिख के चलना। दूसरी बात, जो रिजल्टेंट बनेगा वो पहले वाली की टेल से, मतलब टेल 1 और हेड 2, मतलब दूसरे वाले का जो हेड है उससे ज्वाइन होकर रिजल्टेंट बनाएंगे। इतनी बात समझ आ गई आप सभी को। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि द आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड दिस इज योर फाइनल व्हाट इक्वेशन, रिजल्ट इन्फर फ्रॉम दिस लॉ। ये लॉ इतना कहता है। अब आप मेरे से कह सकते हो सर हमने तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा पढ़ रखा है। बेटा मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि इसकी ज्योमेट्री समझा रहा है केवल ग्राफिकल मेथड, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला बोला वेक्टर एडिशन का वो एनालिटिकल मेथड समझाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम होता क्या है सर, पैरेललोग्राम क्या होता है, कुछ इस तरीके से गिवन होता है
कि ये दोनों साइड पैरेलल होती है, ये दोनों साइड इक्वल होती है और इसमें अपना एक डायगोनल होता है। इतनी बात सबको पता है, 4 साइड फिगर होती है। तो ये आपसे कह रहा है कि भाई ट्राइंगल छोड़ दो, इस बार पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम आपको ऐड करना सिखाएंगे। इफ टू वेक्टर्स आर अलोंग द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या होती है, जो पास पास की, जैसे ये वाली और ये वाली, ये दोनों एडजेसेंट है ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। कहने का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में समझाते हैं। अब दोबारा से वही 2 वेक्टर दोबारा है कि सर हमें दोबारा जोड़ के दिखाएं, तो मैंने कहा भाई कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब पहली बार आपको 2 साइड बताई थी ट्राइंगल की, इस बार आपको पैरेललोग्राम लॉ की 2 साइड बता देते हैं, वो भी एडजेसेंट। एक इधर वाली ले ली, एक ऊपर वाली ले ली। क्लियर है? तो इनका जो डायगोनल है, जो इनका डायगोनल है वो इनका रिजल्टेंट होगा। उम्दाबाद, यही लिखा है, पढ़ के देख लो। इंग्लिश कोई कमजोर हो तो दोबारा पूछ लो। और देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कहने का मतलब यहां पे कंडीशन क्या होगी कि दोनों वेक्टर्स की टेल टू टेल कनेक्ट होगा। मेरी बात समझो, दोनों वेक्टर्स का टेल टू टेल कनेक्ट होगा। आपको यकीन ना हो तो लो, इसे पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां से भी हम क्या देख पा रहे हैं कि R इज इक्वल टू A प्लस बी। मेरी बात समझ आ गई सभी को? यहां पे भी वही काम कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, ये थे 2 वेक्टर की कहानी। अगर कल को वेक्टर आ गए 2 से ज्यादा, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या करेंगे आप सोच के देखिए। तो बच्चे के दिमाग में एट द मोमेंट कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई आंसर नहीं आता, ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसकी लाइंस पढ़ लो पहले। इन्होंने क्या कह रखा है कि भाई पॉलीगन लॉ है और बोल रखा है इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब मोर देन 2, मोर देन 1, मोर देन 3, मोर देन 4 can be represented in magnitude and the direction by the sides of a polygon taken in the same order. It is very important term. Same order क्या होता है बताएंगे अभी। Then their resultant is represented by the closing side in the opposite order. भाई बहुत हार्ड है ये तो, आधे बच्चे नहीं समझ पा रहे। तो देखो, अब तक हम लोगों ने 2 वेक्टर ऐड करे हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे, सपोज वी हैव वेक्टर A, then we have वेक्टर B, then we have vector C, then vector D, then vector E, then vector। now रिजल्टेंट के लिए तो कोई जगह छोड़ दो। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड में घुमा दो, तो A, B, C, D, E। क्लियर है? ये सेम मैग्नीट्यूड है, तो इनका रिजल्टेंट अपोजिट मैग्नीट्यूड। देखो अपोजिट ऐसे बना ना, ये सारे इधर जा रहे हैं, कहां एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज में आ गया। तो इस केस में थ्रू दिस पॉलीगन लॉ R इज इक्वल टू कितना, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, विच इज वेरी फ्रूटफुल। मेरी बात समझ आ गई? आप कहोगे सर इसे सॉल्व करके दिखाओ। पहले वाला का तो कोई ऐसा क्राइटेरिया था नहीं कि हम उन्हें सॉल्व करें, वो तो सिंपल सी फिगर थी, लेकिन उनकी मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लेट इट बी P Q R, मतलब इनकी एजेस को कुछ नाम दे दो। मैंने पी क्यू आर का नाम दे दिया। अब आप ध्यान से देखो, मैंने एक ट्राइंगल बाहर निकाला, ये निकाला पी क्यू आर। क्लियर है? ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आप ट्राइंगल लॉ लगा दो, यहां पे ट्राइंगल लॉ लगा दो। तो ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो आप लोग क्या देखते हैं कि ए प्लस बी, मतलब जो एक ही मैग्नीट्यूड एक ऑर्डर में जा रहे हैं वो बराबर होंगे अपने रिजल्टेंट के। बिल्कुल सर। तो ये वाली लाइन जो आप बनाओगे, ये वाली लाइन जो आप यहाँ पे बनाओगे, इट विल बी नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसी अगले वाले ट्राइंगल में आप जब इस वैल्यू को रखोगे तो आप लोग क्या देख पाओगे बच्चे बेटी, कि इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मेरी बात समझ आ गई? आने वाले पार्ट में हम थोड़ा सा और बदल देंगे। कैसे? कि ये वाला जो है, ये वाला, ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस डी। तो रिजल्टेंट एट द लास्ट कितना हो गया? देखो ना, रिजल्टेंट वाले पार्ट में भी ये एरो सेम में, खुद देखो ये एरो लास्ट में ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये ई है और ये कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस। क्लियर?
तो यहां पे अपोजिट है, तो भाई ये भी तो एक ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगुलर लॉ। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। डन है इतना, कोई खौफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो कॉपी कर सकते हो। अब जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, इन सब की ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। चलो इन्हें समझते हैं, तुम लोगों ने सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। कॉम्यूटेटिव की बात करें तो अगर मैं कहूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, b प्लस c। हाँ, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जब दो चीजों को ऐसे ऐड करो तो उसका उल्टा भी कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब a की वैल्यू अगर 4 है, b की 3 है, तो इधर 7 आया तो उधर भी 7 आए। क्या रीजन है, क्या तरीका है, सब चीजों को देखें। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो सबसे पहली बार मैं ले सकता हूं दोनों तरीके के, मैं ट्राइंगुलर लॉ भी ले सकता हूं, मैं पैरेललोग्राम लॉ भी ले सकता हूं। लेकिन इजी कौन सा पढ़ा, मैंने क्या कहा कि भाई तुम्हारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए नाम का, समझे, एक वेक्टर है बी नाम का, मैंने पैरेललोग्राम ले लिया, और बीच में इनका क्या है मेरे बच्चे, रिजल्टेंट है, ये रहा, हो गई रिजल्टेंट। तो अब मैंने इन्हें ध्यान से देखना चाहा, मैंने क्या बोला कि भाई इसे तो पहले पैरेललोग्राम बनाया, तो अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी ए वेक्टर है और ये भी कितना है, बी वेक्टर। इसका मतलब कुछ इस तरीके से बना होगा। अब ध्यान से देखें, ध्यान से चीजों को देखना, यहाँ पे पी क्यू एस, मतलब इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस में आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, आर वेक्टर है या नहीं, तो दिस इज 1। दूसरे पार्ट में पी क्यू एस है, यहां टी लगा लो, इस वाले में इन ट्राइंगल पी टी एस, तो पी टी एस में ध्यान से देखो सेम ऑर्डर में कौन जा रहे हैं, बी और ए, तो ट्राइंगल बी मतलब वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू आर, ये हो गया सेकेंड। भाई आप फर्स्ट और सेकेंड से अपनी वैल्यू निकाल के देखो तो कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बोथ आर इक्वल, हैंस वेक्टर एडिशन इज व्हाट, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसोसिएटिव का मतलब होता है कि लाइक सपोज करें हम तीन चीजें लें, तीन नंबर लें, जैसे ए ले लिया, बी ले लिया, तो ए और बी को ब्रैकेट में ऐड करो और सी को बाहर ऐड करो, और फिर दूसरे केस में बी और सी को ऐड करो और ए को बाहर ऐड करो, तो दोनों का सम LHS और RHS बोथ शुड बी इक्वल। इस केस में हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे तीन वेक्टर है, तो मेरा माइंड प्रॉपरली चल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, पॉलीगन लॉ पे। क्यों, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में मैं ऑलरेडी कह चुका था क्या कि दे इट अप्लाई ऑन वन कंडीशन व्हेन देयर आर ओनली टू वेक्टर्स। तो मैंने क्या बोला कि भाई चलो तीन वेक्टर लेके आते हैं, मैं लेके आया ए वेक्टर, मैं लेकर आया बी वेक्टर, देन आर सी वेक्टर विल ऑल्सो अराइव। क्लियर है, हमने तीन वेक्टर लाके खड़े कर दिए। अब मैंने क्या बताया कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, इतनी बात आप सबको पता होगी, अब ज्योमेट्री भी खुद से बना पा रहे हो। यही तो बताया था पॉलीगन में कि सेम ऑर्डर में चलते रहेंगे और जो इसका अपोजिट ऑर्डर होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा, क्लोजिंग एंड पे क्लोजिंग एंड है। अब यहां से मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहा, ध्यान से समझना, ए और बी का रिजल्टेंट निकालना चाहा, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से कितना आएगा, ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ ट्राइंगुलर लॉ लग रहा है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स यू वी, मतलब इन ट्राइंगल एक्स यू वी, तो आप कह सकते हैं द ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, ए बी। मतलब समझ पा रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कितनी बड़ी बात तुम्हारे आगे लिख दी है। ये कहना चाह रहा हूं द एक्स वी इज इक्वल टू एक्स यू प्लस यू वी, ये है वेक्टर।
दिस इज नथिंग बट द ट्राइंगल लॉ। मेरी बात क्लियर हो गई इतनी आप लोगों को? तो ये है ट्राइंगल लॉ। नेक्स्ट, सॉरी फोन आ गया था एक, उठाया ही नहीं। देखो अगला ध्यान से देखें, तो मैं चाहता हूं कि बी और सी का भी ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बने। तो बी और सी के कॉम्बिनेशन में मैंने एक एरो यहां लगा दी। अब यू वी जेड लिख लेना। तो इस वाले ट्राइंगल को मैं बाहर निकालूं तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये अगर B है और ये अगर C है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये वैल्यू कितनी हो गई, B प्लस सी वेक्टर। कहने का क्या मतलब है? कहने का सिंपल सा मतलब है कि इन ट्राइंगल यू वी जेड हम कह सकते हैं कि यू जेड इज इक्वल टू कितना, यू वी प्लस वी जेड। तो ध्यान से देखो यहां पे भी कितना हो गया, बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। क्लियर है? अब एट द लास्ट मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने ट्राइंगल के नाम बदल लेने। मैंने अपने ट्राइंगल के नाम बदल लिए। कौन कौन सा? अभी तक एक ये लिया था, अभी तक ऊपर का वो लिया था, इस बार मुझे ये चाहिए। मतलब इन ट्राइंगल एक्स वी जेड। तो एक्स वी जेड के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि एक्स वी जेड देखो सेम ऑर्डर में चल रहा है। यहाँ पे भी ट्राइंगल लॉ लग रहा है। तो ट्राइंगल लॉ मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी। इसे ब्रैकेट में डालना मत भूलना, नहीं तो दोनों बातें एक ही हो जाएंगी ना। तो पहली आ गई। दूसरे की बात करें तो दूसरा ट्राइंगल क्या हो सकता है, दूसरा आता है एक्स यू जेड। तो इन ट्राइंगल एक्स यू जेड यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल लॉ। तो वैल्यू कितनी हो गई, आर इज इक्वल टू ए, साथ में कितना आएगा बी प्लस सी। तो आप खुद ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव रिजल्ट विच प्रॉपरली इंडिकेट दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। शायद आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई। क्लियर है इतनी बात? ये है वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव क्यों होता है। आपको अगर आप 11th-12th में हैं, लाइक आप 11th में हैं या 12th में हैं और कोई चैप्टर चल रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको डेरिवेशन समझना पड़ेगा। नहीं तो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स निकालो, ट्रिकी शॉर्ट ट्रिक्स निकालो और लग जाओ अपने IIT और नीट की तैयारी पे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ABCD इज अ पेंटागन, प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस EA इज इक्वल टू 0। चलो भाई, पेंटागन क्या होता है? पेंटागन मतलब 5 साइड फिगर। तो 5 साइड फिगर कैसे देखेंगे हम लोग, वो देखते हैं। अब समझो सबसे पहली बात कि एक फिगर आई है A B, तो मानो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D, ये E। क्लियर है? और ये कितना हो गया A। तो ये हो गई कौन सी फिगर हमारी, पेंटागन। आओ इसे वेक्टर की मदद से सॉल्व करके देखते हैं कि वेक्टर की मदद से कैसे सॉल्व हो पाएगा। अगर आप इसे वेक्टर की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे नजरिए से चीजों को देख लेना। देखो भैया, यहां पे है ए बी बी सी सी डी डी ए बी और बी सी अगर आपस में जुड़ने लगे, ए बी और बी सी आपस में जुड़ने लगे, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा ए सी। मतलब इस पे आपने कौन सा लॉ लगा दिया, ट्राइंगुलर लॉ। तो इसकी मदद से मैंने क्या देखा कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना, ए सी वेक्टर। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी वेक्टर। क्लियर है? साथ में ये तीनों चीजें नीचे आ जाएंगी। वेक्टर मान लो इन्हें, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। अब अगली चीज को ध्यान से देखो, मैंने अब अगला क्या देखा, ए सी प्लस सी डी। तो यहां पे भी कौन सा लॉ लग गया, ट्राइंगुलर लॉ। तो इस वाले केस में ये कितना हो जाएगा, ए डी। है ना? तो ये कितना हो गया कि AC और CD को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, AD वेक्टर। तो अब कितना बचा, DE प्लस EA। चलता रहने दो, जीरो भी चलता रहने दो, काम आएगा। एट द लास्ट मैंने क्या देखा कि जो AD प्लस DE मतलब AD प्लस DE, यहां पे भी ट्राइंगुलर लॉ लगा। और इसके थ्रू भी मुझे क्या पता चला, देखो ऊपर वाले के थ्रू तो लिख देते हैं ना, क्योंकि बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए डी प्लस डीई इज इक्वल टू कितना ई ए। बात समझ आई? तो यहां पे मैं कितना लिख सकता हूं, ए डी हाँ देखो ध्यान से, इन दोनों के रिजल्टेंट में थोड़ा सा गड़बड़ी क्या है, हम लोगों ने गलती करी है। आप इसे ध्यान से देखो तो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि यहां पे भी ट्रायंगुलर लॉ लग रहा है, लेकिन इसकी तो साइड ऐसे बन रही है, लेकिन हम इसका रिजल्टेंट कैसा लेंगे, हम इसका रिजल्टेंट लेंगे ए ई। तो इसका मतलब यहां पे कितना आएगा ए ई। तो आप यहां पे कितना लिख सकते हैं, ए ई वेक्टर, और यहां पे लिख सकते हैं ए ई वेक्टर। अब खुद देखो, ए ई जा रहा है ऊपर की तरफ, ई ए आ रहा है नीचे की तरफ। मैंने तुम्हें कल नेगेटिव वाला पार्ट बताया था ना, तो कहने का क्या मतलब है कि ए ई को हम लिख सकते हैं माइनस ई ए, या ई ए को लिख सकते हैं माइनस ई ए। तो ये दोनों कैंसिल होके कितना आ गया, 0 इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड दिस क्वेश्चन इज, मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, या दिस इक्वेशन इज करेक्ट। मेरी बात समझ आई? आपको सेम ऑर्डर में सारी चीजें लेनी थी। एट द लास्ट यही ट्रिकी पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिकी पॉइंट। क्लियर है? देख लो, थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आगे, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटी 130 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, वर्ड पढ़ना, ड्यू ईस्ट, अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। जिस बच्चे ने फर्स्ट क्लास ली है उसे पता है कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट क्या होता है, ड्यू ईस्ट क्या होता है। सिंपल कहानी है, ड्यू का क्या मतलब है कि ईस्ट डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है तो 30 मीटर पर सेकेंड, और सर वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको अपना पैरेललोग्राम लॉ याद आ गया, उसमें भी ये दो तरीके के वेक्टर थे, तो ज्वाइन करा तो रिजल्टेंट बीच में से आएगा। अब भाई दो का बीच का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आपको खुद को पता होगा। यहाँ पे आप लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में कैसे आएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर आप लोगों के पास है कितना, 900, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600। यार ये 30 तक स्क्वायर याद कर लो, हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है, अंडर रूट 2500, और आर वेक्टर यहाँ से कितना आया, 50, वो भी किस में, मीटर पर सेकेंड। बेटा ये था इसका थोड़ा लेंदी तरीका। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताएं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले और आपको पाइथागोरस लगाने का मन करे कि हाँ यार 30-40 है और इसका पाइथागोरस है, तो आज मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे होता है 3 4 5, 3 4 5 मतलब सर अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड 3 है, एक 4 है, तो तीसरी आंख बंद करके 5 लिख देना। क्यों, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। सर इन्हें बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट्स। जब कोई 3 नंबर सेटिस्फाई करते हैं पाइथागोरस में राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड को, इन्हें बोला जाता है ट्रिपलेट। या इसके अलावा आप देख सकते हैं करके देख लेना। तो ऐसे यहां पे ट्रिपलेट ये भी तो हो गए 30 40 50, ये भी 3 ट्रिपलेट है। तो आपको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना पड़ता, वैल्यू याद रखते और आपका आंसर आ जाता। मेरी बात समझ रहे हो। 12 का स्क्वायर कितना है, 144, इसका स्क्वायर कितना है 256, तो 144 और 56 कितने हो गए 100, तो ये 300 और ये 400। 20 का स्क्वायर कितना 400। ये सॉल्व करके देखना, ऑलमोस्ट सेम ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रिपलेट्स है। तो ट्रिपलेट्स इसी तरीके से काम करते हैं। 3 4 जा 4 इंटू 4 5 इंटू 4, तो 144 और 250। हाँ बिल्कुल, देखो इसका कितना आया 144, इसका कितना आया 256, ऐड करा तो दोनों को कितना आया 400। 400 का अंडर रूट जब निकालते हैं तो कितना आता है 20। तो दीज आर कॉल्ड ट्रिपलेट्स, और यू कैन यूज दिस शॉर्ट ट्रिक इन एवरी न्यूमेरिकल। चलिए
अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, आप क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी इतनी तादाद नहीं है तो अभी हम लोग लाइव नहीं चला रहे, हमने रिकॉर्ड करके डाल दी चीज़ें, क्योंकि इतना टाइम मिल भी नहीं पा रहा, जितना मिल रहा है मैं उतना आपके लिए कर पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो ईस्ट में गया, कितना, 12 मीटर, 5 मीटर नॉर्थ में गया, मेरी बात समझ आ रही है, 12 मीटर ईस्ट में गया, 5 मीटर नॉर्थ में गया। मेरी एक बात समझना, जब ये डायरेक्शन चलते हैं ना, ये डायरेक्शन सारे एक प्लेन में काम करते हैं, जब तक हम अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बोलते, मतलब ये सेम प्लेन में काम कर रहे हैं। कल को वेस्ट आ जाए सेम प्लेन में, मतलब ये सब कुछ एक पेपर पे हो रहा है। अब इन्होंने कहा है कि वही 6 मीटर अपवर्ड आ गया, मतलब ऊपर की तरफ, ऐसे मान लो ये यहां पे कहीं आ गया होगा, ये रहा। अब खुद सोच के देखो, ये कितने डिग्री बना रहा है इसके, 90। ये ऊपर जाएगा जरूर, कितना, 6 मीटर, लेकिन इसके बीच में भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। आधे बच्चे जिन्हें परसेप्शन में दिक्कत है, या खुद सोच के देखो, ये 12, ये कितना, 5। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों के अपोजिट एक चीज आपकी तरफ बना दूं, तो ये तीनों 90-90 डिग्री पे नहीं आ गए, तो मैं डायरेक्टली, इन्होंने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसे मान लो O, मतलब इस पॉइंट को मान लो O, इस पॉइंट को मान लो P, इसको मान लो T और इसे मान लो U। तो आप खुद सोच के देखो, ये हमसे पूछना चाह रहा है O से U तक की दूरी कितनी है, लेकिन इससे कोई ये तो बताए कि अगर आपको O से U तक की दूरी लेनी है तो सबसे पहले तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, सबसे पहले आपको ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब खुद सोच के देखो कि इन ट्राइंगल OPN, अब भाई ट्रिपलेट है या नहीं, 12 का 149, 5 का 25, जोड़ दिया कितना, 13। तो आपको देखो ट्रिपलेट मिलते जा रहे हैं, 12, 13 और 5, ये भी ट्रिपलेट है। तो मैं कह सकता हूं कि ON की वैल्यू कितनी आ गई, ON की वैल्यू आ गई 13। अब ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल अलग हो गया, मतलब कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ONU, मतलब इसे अलग तरीके से देखो, अपनी इमेजिनेशन थोड़ा ऊपर ले जाओ। ये 13 है, ये 6 है, 13 का कितना होता है 169 और 6 का कितना होता है 36, जोड़ना कितना आएगा। तो मैंने क्या करा, इस बार ON का स्क्वायर प्लस UN का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, OU का स्क्वायर। तो N का स्क्वायर कितना आया 169, क्योंकि 13 है, UN का कितना आया 36 और OU का ये रहा। तो ये वैल्यू कितनी आई, 5 और 1 9, 6 और 3 9, 0 का 1, तो आ गई 205। क्लियर है, क्लियर आ रही है ना, 9 और 6 15 का और 1 10 और 0, तो 205 का निकालो। तो आप ध्यान से देखना, ये 205 189 से तो बड़ा है लेकिन 225 से छोटा है, तो इसका मतलब कोई वैल्यू, ये तो 15 का स्क्वायर रूट है, ये 14 का है, तो इसका मतलब 14 और 15 के बीच में कोई वैल्यू होगी, तो 14.32, ये इसका आंसर हुआ है। कैलकुलेशन को थोड़ा इजी वे में समझने के लिए आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, वो भी अच्छे तरीके से। जैसे देखो मैंने करा 205 आया, तो 225 तो इसका वैल्यू था, 15 का स्क्वायर रूट होता है, अरे 225 का स्क्वायर रूट कौन होता है 15, और 189 का स्क्वायर रूट कौन होता है 14, तो इनके बीच की वैल्यू यहाँ पे आ गई। नहीं तो सॉल्व करके देख लेना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन बहुत ही उत्तम आया। कह रहे ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर AC और BD इसके डायगोनल है। चलो बनाते हैं। तो हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD और साथ में कौन A, AC इसका क्या है, डायगोनल है, BD इसका क्या है, डायगोनल है। अब आप लोगों से ये सिंपल सी बात पूछ रहा है, उसका जवाब दे देना। ये कह रहा है AC प्लस, मतलब सबसे पहला पार्ट आपसे सॉल्व कराना चाह रहा है कि AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। मतलब AC और BD को जब साथ में जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी। भाई एक सिंपल कहानी आप सोच के बताना
कि ये वाला जो ट्राइंगल है, मतलब इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू कितना, AC वेक्टर है ना। मतलब AB प्लस BC इज इक्वल टू कितना हो गया, AC। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल कौन सा, BCD, इन ट्राइंगल BCD ये कितना होगा भाई, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करा तो AC प्लस BD इज इक्वल टू कितना, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। अब ध्यान से समझना ये वाली वैल्यू को, भाई मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं, एज इट इज साहब ने लिखी है, तो मैंने क्या देखा, BC प्लस BC, BC प्लस BC दोनों सेम है, तो यहाँ पे AB वेक्टर प्लस 2BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। मेरी बात क्लियर है। अब देखो AB और CD, AB उधर जा रहा है, CD इधर आ रहा है, AB उधर जा रहा है, CD इधर आ रहा है, और दोनों ये वैल्यू इक्वल है, मतलब पैरेललोग्राम में साइड इक्वल होती है, पता है ना। तो AB उधर, CD इधर, तो मैं लिख सकता हूं AB प्लस 2BC माइनस AB। सर ऐसा क्यों, भाई खुद सोच के देख, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे इतना पता है कि AB और CD बराबर है, लेकिन इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां क्या लगा दिया, माइनस, तो इससे कैंसिल हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि AC प्लस BD इज इक्वल टू कितना, 2BC। इस बात को इंपॉर्टेंट नोट करके कहीं लिख लेना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है जो तुम्हें हेल्प कर सकती है आगे किसी भी एग्जाम के अंदर। क्लियर है बच्चा बाटी, यहां देख लो अच्छे से, देखो कुछ नहीं करा हमने, एक पैरेललोग्राम बनाया सेम ऑर्डर का, क्योंकि बोल रखा था ABCD, कहीं उनने तोड़ा नहीं, फिर AC फिर BD डायगोनल है, ट्राइंगल लॉ लगाया, तो इसको और इसको छुटकों को ऐड करा, AC की वैल्यू आ गई, फिर इस छुटकों को ऐड करा, BD की वैल्यू आ गई, इन था के ऐड कर दिया, AB और CD, BC को डबल कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ रही होगी, यहाँ पे, यहाँ देखो ना, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, पता है। चलिए इतना आप लोगों ने करा, करते हैं आगे की तरफ, समझते हैं इसे। ये था पहले वाला पार्ट कि भैया पहले वाला पार्ट हमें करना था, हमने कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब इस फिगर को बना रहने दो, क्योंकि इसी फिगर से हमें दूसरा पार्ट करना पड़ेगा, और वो दूसरा पार्ट कौन सा है भाई, AC माइनस BD। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएं तो आप इतने में यहाँ रब कर रहा हूं, तो आप पॉज करके देख लो कि सेकंड ऑप्शन आपको क्या बता रहा है। भाई सेकंड ऑप्शन आपको क्या बता रहा है, ये आपसे इतनी बात कह रहा है कि मुझे बताओ AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर कितना होगा। अब वही बातें हैं, दोबारा से मैंने वही बात लिखी कि भाई इन ट्राइंगल ABC, AC वेक्टर कितना आया, ये आया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये पहली बात है। फिर इन ट्राइंगल BCD, तो मैंने क्या देखा कि BD इज इक्वल टू BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। मेरी बात समझ आई, ये दो पार्ट हो गए। पिछली बार ऐड करा था, इस बार माइनस कर दूं, तो मैंने 1 माइनस 2 करा, तो मैंने क्या देखा कि AC माइनस BD। तो आप ध्यान से देखेंगे यहां कितनी वैल्यू आई, AB प्लस BC माइनस BC माइनस CD। मेरी बात समझना, तो BC से BC कैंसिल, अब क्या बचा तुम्हारे आगे, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर। तो यहां कितना बचा, यहां बचा एक ऊपर वाली साइड AB माइनस CD। अब दोबारा से दिमाग लगाओ, मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर दो साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, मतलब A इज इक्वल टू CD, लेकिन वेक्टर है तो सम मल्टीप्लीकेशन सब अलग जा रहा है, मतलब AB आप कैसे लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू कितना, माइनस CD, है ना। तो AB की जगह माइनस CD लिख दो, लेकिन वो लिखना अच्छा नहीं होगा, तो हम क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आता, तो माइनस CD की जगह हमने कितना लिख दिया, AB। तो वैल्यू कितनी आ गई, AC माइनस BD
इज इक्वल टू 2ab। ये देखो इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, कहीं तुम्हें शॉर्टकट तरीके से भी पूछ लेगा। कल को तुमसे कह दिया कि ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, हो नहीं सकता ना। ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है। बता AC माइनस BD कितना आएगा, तो तुम एक साइड को डबल कर देना, 10 आ गया तुम्हारा। मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या नहीं? तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप चीजों को समझ सकते हो। क्लियर है? अब इसे कॉपी कर लो, कॉपी करना चाहो या कुछ आगे बढ़ना चाहो वो देख लो। तो आज का जो ग्राफिकल मेथड था उसकी जो मैंने जिम्मेदारी ली थी वो सॉल्व करवा दी। और किसी तरीके से ना घबराओ मत कि सर केवल यहाँ पे 4 क्वेश्चन कराए और थ्योरी करा दी और आगे। अभी चैप्टर पूरा होने के बाद हम इतने क्वेश्चन करेंगे कि तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे कि पढ़े कैसे और कहाँ कहाँ से समझे। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। कोई किसी प्रकार का डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डिफिकल्टी हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इजी तरीके से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।